देखते हैं SN1 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल सी SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड देखेंगे. SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. इसका जो फुल फॉर्म इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर. वहां पे SN1 था. 1 का मतलब मैंने आपको बताया था स्लो स्टेप में 1 स्पीसीज होंगे, तो इसको SN1 बोलते हैं. और यहाँ पे SN2 लिखा है. 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब स्लो स्टेप में कितने स्पीसीज होंगे? यहाँ पे 2 स्पीसीज होंगे, राइट. यहाँ पे RDS में 1 स्पीसीज था, यहाँ पे RDS में 2 स्पीसीज. तो एक बार हम लोग सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया. दिस इज 2 मींस बाइमॉलिक्यूलर, दैट मींस स्लो स्टेप में 2 स्पीसीज होंगे. N मींस न्यूक्लियोफिलिक, S मींस सब्स्टिट्यूशन. M is nucleophilic, S means substitution. So this is bimolecular nucleophilic substitution reaction of second order. Right? अब सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2. ये आपको मैंने पहले बताया था. देखिए क्या डिफरेंस है SN1 एंड SN2. SN1 रिएक्शन में क्या होता है? सपोज हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, तो इसका जब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं वाटर, तो यहाँ से X निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो 2 प्रोडक्ट्स यहाँ से बन जाते हैं, R न्यूक्लियोफाइल. तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है. स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 2 इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन. SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है. मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्टली अटैक करता है और यहाँ से X को निकाल देता है और X को किक आउट कर देता है और X की जगह पे खुद आ जाता है, R न्यूक्लियोफाइल बन जाता है. क्या ये बात समझ में आ रहा है? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होता है. इतनी बात समझ में आ रहा है? ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. अब ये 1 स्टेप में क्यों होता है? SN1 रिएक्शन में क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं हम. वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसके पास एनफ चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये कार्बोकेटायन होने का वेट करता है. जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे? जानते हैं आप? न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पे क्यों अटैक करता है? बिकॉज ऑफ डेल प्लस. अगर डेल प्लस होगा तभी अटैक करेगा. अगर ये डेल प्लस क्रिएट ना होता तो अटैक नहीं करता. अब अगर यहाँ पे डेल प्लस मतलब पार्शियल चार्ज है और अगर न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, एक तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगर न्यूक्लियोफाइल भी वीक होगा तो क्या ये अटैक कर पाएगा? एक तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी अगर वीक हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर पाएगा. तो इसलिए क्या करता है? पहले ये कार्बोकेटायन बनने का वेट करता है. तो आप सभी को वाइस आ रही SN1 रिएक्शन में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक होता है इसलिए कार्बोकेटायन बनने का वेट करता है. वाइस आ रही है आप सभी को? बताइए, वाइस आ रही है क्या? तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वीक होता है इसलिए वो कार्बोकेटायन बनने का वेट करता है. एक बार जब NF पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो क्या ये डायरेक्टली अटैक कर सकता है डेल प्लस में? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा, तो R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा प्लस X माइनस बन जाएगा. मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका डायरेक्ट अटैक करेगा, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल था इसलिए पहले वो कार्बोकेटायन बनने का वेट कर रहा था. एक बार जब कार्बोकेटायन बन गया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. SN2 रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्टली इस R डेल प्लस पे अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. डेल प्लस पे अटैक करेगा, X को यहाँ से बाहर निकाल देगा और X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा. ये 1 स्टेप रिएक्शन. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हेलो, अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए. अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए. वॉइस आ रहा है आप? हाँ. तो यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करता है SN2 में, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करता है. बताइए ऐसा और नो करके बताइए जल्दी से. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम रेट ला दें, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और सेकंड स्टेप आपका क्या होता है? फास्ट होता है, फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है. तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है और स्लो स्टेप में जो स्पीसीज है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो स्लो स्टेप में इसमें कितने स्पीसीज आ रहे हैं? एक ही स्पीसीज है, एल्काइल हैलाइड. वाटर तो सॉल्वेंट है, इससे कोई मतलब नहीं.
एल्काइल हैलाइड, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का पावर कितना हुआ 1, तो ऑर्डर 1 हो गया। इसी को जो पावर होता है दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। और सिंस यहाँ पे स्लो स्टेप में 1 स्पीसीज है केवल एल्काइल हैलाइड, तो मॉलिक्युलरिटी भी 1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब स्लो स्टेप में एक ही स्पीसीज है। SN2 को बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर का मतलब स्लो स्टेप में यहाँ पे 2 स्पीसीज होंगे, एक न्यूक्लियोफाइल और एक एल्काइल। अब यहाँ पे एक ही स्टेप है, तो यही स्टेप आपका RDS है। अब इससे बताइए कितने स्पीसीज है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक कर दे तो स्ट्रॉन्ग है, पहले स्टेप में अटैक कर दे तो कितने स्पीसीज है बताइए RDS में, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक एल्काइल। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे पावर अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 2। ऑर्डर का मतलब होता है सम ऑफ पावर, पावर का सम कितना आएगा तो 2 आएगा, इसलिए इसको बाई मॉलिकुलर बोलते हैं। बाई मॉलिकुलर का मतलब स्लो स्टेप में 2 स्पीसीज है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस, SN1 में 2 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, SN2 में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट अटैक करेगा और यहाँ से X को बाहर निकाल देगा, तो न्यूक्लियोफाइल X की जगह पे आ जाएगा डायरेक्ट रिएक्शन में, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, SN2 में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर इथेनॉल एक्सेट्रा। अगर आपको रिएक्शन में वाटर इथेनॉल सॉल्वेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन है। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे DNS और DNF एसीटोन, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, ऐसे केस में SN2 रिएक्शन होता है। क्योंकि क्या यहाँ पे देखिए हमें पता है कि SN1 रिएक्शन में इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करना है, ब्रेक करके कार्बोकैटायन बनाना है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने का वर्क कौन करता है, मैंने आपको बताया था सॉल्वेशन के थ्रू बॉन्ड ब्रेक होता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, कार्बोकैटायन को बनने में हेल्प करता है। SN2 रिएक्शन में तो कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होना है, यहाँ पे जो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 रिएक्शन होगा। क्लियर? लाइक TMS और DMF एसीटोन ये सब आपके SN2 रिएक्शन कराएंगे। अब इस SN2 रिएक्शन को एक बार समझते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन क्या होगा। सपोज हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, हमने सपोज कोई एल्काइल हैलाइड लिया है CHDR, और यहाँ पे हमने X लिया है, इस तरह से हमने X लिया, ये आपका एल्काइल हैलाइड। अब होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आ रहा है? सपोज ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें ये जो एल्काइल हैलाइड कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसे बना होगा, कौन सी ओवरलैपिंग से बना होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना होगा, sp3 ऑर्बिटाइल ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद हेलोजन, ओवरलैप्स विद हेलोजन, इस तरह से हेलोजन के ओवरलैप से बना होगा। sp3 ऑर्बिटाइल ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन, राइट, दिस इज sp3 ऑर्बिटल। नाउ इस ऑर्बिटल के जस्ट पीछे जो CX बॉन्ड है, ये जो CX बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड के जस्ट पीछे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है उसी ABMO में होता है। तो अभी इनिशियली कैसा होता है आपका, जो आपका एल्काइल हैलाइड है कैसा होता है आपका, sp3 कार्बन कार्बोडाइल sp3 है, टेट्राहेड्रल होता है।
नाउ अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बॉन्ड वीक होता जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वीक होता जाता है, एक्स दूर होता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आता जाएगा एक्स दूर होता जाएगा, एक समय आएगा न्यूक्लियोफाइल एकदम ही पास आ जाएगा, एक्स बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, मतलब ये एक्स बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक्स यहाँ से निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पास आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके जो पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बैक साइड अटैक, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वीक होता जाएगा। बात सुन रहा है? जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल एबीएमओ को अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अप्रोच करेगा ये बॉन्ड वीक होता जाएगा, और अब और पास आएगा, ये बॉन्ड वीक होगा, एक समय आएगा एक्स निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? सही। इसमें एक ही स्टेप होता है, तो पहला स्टेप आरडीएस। अब इसमें थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ से एक्स बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पास आ गया, एक्स बाहर निकल गया, जगह सी आर, यहाँ पे आपका हो गया एच, एच इधर आपका हो गया डी, और इधर आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, एक्स बाहर निकल गया। तो ये बात समझ में आ रहा है? तो आर एक्स था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, एक्स बाहर निकल गया, तो न्यूक्लियोफाइल आर बन गया प्लस एक्स बाहर निकल गया। दिस इज SN2 रिएक्शन, सिंगल स्टेप, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अभी तक क्या हो रहा था, SN1 रिएक्शन में दो स्टेप में हो रहा था, पहले कार्बोकेटायन बन रहा था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक का मतलब जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसके जस्ट पीछे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वहां पे अटैक करता है, और एक्स को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे देखना एक बार कि क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो आपका ड्यूटेरियम था वो बैक बिलो द प्लेन था, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। प्रोडक्ट में देखिए क्या हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया, ड्यूटेरियम अबव द प्लेन आ गया और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। मतलब जो ड्यूटेरियम पहले बिलो द प्लेन था वो अब अबव द प्लेन बन जाता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? और जो हाइड्रोजन अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक। तो यहाँ पे इन्वर्जन और कन्फिग्रेशन था, मतलब सपोज ये आर था तो ये एस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये कार्बन सेंटर था, ये आर था, तो बैक साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा उसका जस्ट रिवर्स आएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक टेट्राहेड्रल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। लाइक अगर हम बात करें आर एक्स की, तो ये आर एक्स हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, एक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई एक ऐसा फेज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है और एक्स दूर जा रहा है यहाँ से। तो न्यूक्लियोफाइल पास आ जाएगा, जब एकदम ही पास आ जाएगा तो एक्स बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है। मतलब हम लोग एक ऐसा फेज एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बन रहा होगा। देखिए आप सी आर एच डी, और यहाँ पे एक्स, एक्स बॉन्ड बना हुआ था, और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड, अब यहाँ पे दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। बिकॉज 5 यहाँ पे स्पीसीज है, 5 यहाँ पे आपके क्या है, ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5।
5 ग्रुप्स है तो इसको बोलेंगे पेंटावेलेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, pentavalent transition state, and this is highly unstable, highly unstable। मतलब कुछ ऐसा होना होगा, देखिए बात समझ में आ रहा होगा आपको कि सी आर एक्स बॉन्ड था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। ये बॉन्ड जैसे जैसे बनेगा तैसे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ही सिंपल है ये। देखो आर एक्स था, एल्काइल हैलाइड था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और यहाँ से एक्स बाहर निकल रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल आर हो गया, बैक साइड अटैक प्लस एक्स, यही है SN2 रिएक्शन। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? इससे भी सिंपल नहीं समझ में आ रहा है आपको? इज इट डिफिकल्ट? अरे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, एक्स बाहर निकल गया, बस यही है SN2 रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। बीच में कैसा होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में कैसा होगा, एक आप एज्यूम कीजिए, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वीक होता जा रहा होगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है नहीं? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, धीरे धीरे वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा होगा, पास आ रहा होगा, पास, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पक्का वाला बॉन्ड बन जाएगा और एक्स यहाँ से निकल जाएगा, तो इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है, एक्स दूर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है, एक्स दूर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल पास आ गया, एक्स बिल्कुल दूर हो गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। नहीं समझ में आ रहा? बताइए समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका अगर रिएक्टेंट आर था तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड होता है। बैक साइड क्यों होता है? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जब न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब अटैक होता है तो BMO वीक होता जाता है और ये एक्स दूर होता जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। की पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे। दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम back side at anti-bonding molecular orbital. Third is pentavalent transition state is formed, which is trigonal bipyramidal. Which is trigonal bipyramidal. Fourth is, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है और एक्स नेगेटिव के फॉर्म में जा रहा है, तो ओवरऑल कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, एक्स नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा होगा ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर? ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा डेल माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन नेगेटिव के फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। So we can write like this: since partial negative charge is present
partial negative charge is present on transition state. So presence of electron withdrawing group stabilizes transition state. यहाँ पे कारोकेटाइन तो बन नहीं रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो रिएक्शन आपका फास्ट होगा। जैसे SN1 रिएक्शन का रेट किस बात पे डिपेंड कर रहा था? स्टेबिलिटी ऑफ कारोकेटाइन। more stable the कारोकेटाइन, faster will be the SN1 reaction. SN2 रिएक्शन में कोई कारोकेटाइन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कब होगा? जब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें चेक करेंगे रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देख ले रहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो फास्ट होगा, क्योंकि वो कारोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, कारोकेटाइन इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म। कारोकेटाइन इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड। सिक्स पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आरडीएस में दो स्पीसीज आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल उसी आरडीएस में सेम टाइम पे अटैक कर रहा है। SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर रहा था, कारोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, इसलिए वो यूनिमॉलिक्यूलर था। यहाँ पे आरडीएस स्टेप में दो स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, ऑर्डर 2 होता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ पे RX इनटू न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर कितना होगा बताइए, सम ऑफ पावर कितना हो गया 2, तो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे 2, ऑर्डर आपका हो गया 2। मॉलिक्युलरिटी स्लो स्टेप में स्पीसीज है आपके 2, मॉलिक्युलरिटी हो गया 2। सेवंथ पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा, SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा था बताइए? SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा था आपका? क्या बन रहा था? रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे कारोकेटाइन प्लेनर था। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। मतलब अगर रिएक्टेंट R था तो प्रोडक्ट आपका S हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट S था तो प्रोडक्ट R हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें एक बार हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 वर्सेस SN2। अगर सिंपल में लिखे तो SN1 में ऐसा हो रहा था, RX पहला स्टेप में कारोकेटाइन बना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था तो R न्यूक्लियोफाइल बन रहा। SN2 में पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R बन जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, X माइनस बाहर निकल जाता है, यही हो रहा था। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पे नो इंटरमीडिएट। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 का मैंने शायद आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है तो रिएक्टेंट हो गया, फिर ऐसा एक इस तरह से बनेगा, देन प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, यहाँ पे एक वैली दिख रहा है आपको, वैली, ये वैली किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरमीडिएट को, कारोकेटाइन को। और यहाँ पे क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया R न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या था? RX। कई बात सुन रहा है, ये SN1 का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मतलब जैसे जैसे हम लोग जब आपका रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा एनर्जी बढ़ेगी। क्यों एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि न्यूट्रल था, न्यूट्रल से कारोकेटाइन बन गया, कारोकेटाइन चार डिस्प्लेसमेंट होते हैं। बात सुन रहा है? यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ, देन इसके बाद एक वैल्यू आया, कारोकेटाइन बना, देन इसके बाद प्रोडक्ट बना। अब इसमें दो स्टेप है तो हर स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे? SN1 में दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, पहला वाला माउंटेन ट्रांजिशन स्टेट 1, दूसरा वाला माउंटेन ट्रांजिशन स्टेट 2। और SN2 में कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे? हर स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN2 में एक ही ट्रांजिशन स्टेट, एक स्टेप है तो एक ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में दो स्टेप होते हैं, सॉरी SN1 में दो स्टेप होते तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। और आपको पूछेगा कि इस डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट कौन बताता है? ये जो माउंटेन है ये ट्रांजिशन स्टेट को बताता है, माउंटेन। और ये जो वैली है, वैली जो बीच में इस तरह से वैली दिख रहा है, ये कारोकेटाइन है, इंटरमीडिएट बताता है, राइट।
SN1 का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, 2 माउंटेन दिखेंगे आप, क्योंकि 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। SN2 में कितने माउंटेन दिखेंगे बताइए? SN2 में कोई वैली नहीं दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है? इस तरह का कोई हम्प नहीं दिखेगा, क्योंकि SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा SN2 में। यहाँ पे एक ही माउंटेन दिखेगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट पे एक ही माउंटेन दिखेगा आपको। यहाँ से क्या था, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया TS, और ये हो गया आपका R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो किसी भी रिएक्शन को जब कराना होता है तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब सपोज मान लिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो हर रिएक्शन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बिना उस एनर्जी के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिएक्शन आपका रिएक्टेंट रखे हुए तो प्रोडक्ट बन गए। हर रिएक्शन के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोलिजन से मिलती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, मान लो रिएक्टेंट A प्लस B था, तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन से एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज एनर्जी को गेन करके ये इस ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लिया इस रिएक्शन के लिए 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है, तो जब आप 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे तभी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? बाय द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ रही है? तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं ईए मींस एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उस रिएक्शन को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात समझ में आया? फर्स्ट ग्राफ में ये एक्टिवेशन, यहाँ से रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, तो इसको बोलेंगे ई। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया आप सभी को? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज क्लियर। नो इंटरमीडिएट, इसलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने नहीं बनाया, ये वाला पार्ट नहीं बनाया क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2, पहला फैक्टर क्या है? डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 हमने लिया है एल्काइल हैलाइड, जैसे फॉर एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। मान लिया सपोज सी 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 CH3 Br ले लेते और इसका रिएक्शन कराते हैं SH माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए? Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह पे SH आ जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है SN2 रिएक्शन में, पहले से आपको बता दे रहा हूँ SN2 रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये SH माइनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और इसमें सॉल्वेंट जो होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया था एसीटोन। मान ली सॉल्वेंट एसीटोन दिया हुआ है, तो ये पोलर अप्रोटिक है, या DMF सॉल्वेंट दिया है, तो आप समझ जाना SN2 रिएक्शन होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होगा SN2। अब यहाँ पे आपको इस रिएक्शन का रेट R1 बोल देते हैं, और एक हम लोग लेते हैं CH3H इसका रिएक्शन SH माइनस से कर रहे हैं। और थर्ड हम लोग लेते हैं CH3CH2Br, SH माइनस से करते हैं। दिस इज R2, दिस इज R3। कंपेयर R1 R2 R3, कंपेयर R1 R2 R3, R1 R2 R3 कंपेयर करना है, बताइए। SN2 रिएक्शन है ये, SN1 नहीं। यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। बात समझ में आए? वहाँ पे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लिया था। हेलो वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता, फिर कैसे डिसाइड करेंगे R1 R2 R3 में कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा?
सबसे ज्यादा का कौन सा काम होगा? देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमें पता है कि बैक साइड अटैक होता है, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड। अगर ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में काफी ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग होता है। हमें पता है CH3 बहुत ज्यादा बल्की होता है क्योंकि CH3 फैला होता है। CH3 का ऑर्डेशन है sp3, वो क्या होता है, अम्ब्रेला की तरह फैला होता है। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने देगा? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक क्या इजीली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री में बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब तक ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन डेल प्लस पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये Br कैसे बाहर निकलेगा? जब इस पे अटैक होगा, इस कार्बन पे पहुंचेगा, तभी ना Br यहाँ से बाहर निकलेगा। और क्योंकि 3 डिग्री है, 3 डिग्री का मतलब CH3 बैठे हुए हैं, अम्ब्रेला की तरह पूरा फैला हुआ है। तो CH3 यहाँ पे स्पेस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल वहां तक अप्रोच नहीं कर पाएगा जहां तक जाना चाहिए, तो Br नहीं निकल पाएगा यहाँ से। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री कंपेरेटिवली यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे थोड़ा इजिली अटैक कर सकते हैं। और 1 डिग्री में, अगर हम 1 डिग्री देखें तो एक ही साइड से आपका स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। बताइए सबसे ज्यादा इजीली न्यूक्लियोफाइल कौन से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा? सबसे ज्यादा इजीली अटैक न्यूक्लियोफाइल पे करेगा 1 डिग्री। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2? सबसे फास्टर रेट ऑफ SN2 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो हमने डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, स्टेरिक क्राउडिंग। लेसर द स्टेरिक क्राउडिंग, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर रेट ऑफ SN1 क्या था? क्या SN1 में भी यही ऑर्डर था? क्या SN1 में भी यही ऑर्डर था? नहीं, ये ऑर्डर नहीं था, इसका अपोजिट था। क्यों? क्योंकि वहां पे कैसे डिसाइड किया था हमने? वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। वहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। तो जो रेट ऑफ SN2 है इसका जस्ट इनवर्स होता है रेट ऑफ SN1। क्या है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग है उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अरे इसमें होता क्या है कि 3 डिग्री बिल्कुल ही SN2 रिएक्शन नहीं करता है। होता क्या है कि अगर हम कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन ये होता है आपको कि SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कौन करता है? SN1 रिएक्शन अगर हम देखें तो आपका 3 डिग्री करता है और एंड 2 डिग्री करता है। 1 डिग्री SN1 रिएक्शन नहीं करता है। 1 डिग्री नो SN1, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन कैटायन बहुत ही कम स्टेबल होता है। अगर SN2 की बात करें तो SN2 कौन अच्छा करता है? SN2 1 डिग्री करता है, 2 डिग्री करता है, 3 डिग्री नो SN2, क्योंकि इसमें क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? 3 डिग्री में क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए SN2 नहीं कर पाता। 1 डिग्री कार्बन कैटायन बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए SN1 नहीं कर पाता। ये बात समझ में आ रहा है? 3 डिग्री SN1 नहीं कर पाएगा। तो एक फैक्टर तो हमारा आ गया। नेक्स्ट second factor on which rate of SN1 depends is nature of nucleophile. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी बताइए?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो पहले स्टेप में ही अटैक कर देगा, स्ट्रॉन्ग है, कार्बोकेटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन होगा। और अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जैसे न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। न्यूट्रल वाले हैं अगर तो SN1 रिएक्शन होगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोकेटायन बनने का, क्योंकि वो वीक है, उसके पास इतना ज़्यादा एनफ नेगेटिव चार्ज नहीं, तो कार्बोकेटायन बनने का इंतजार करेगा। एक बार कार्बोकेटायन बन जाएगा उसके बाद ही अटैक करेगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन। थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर आपका नेचर ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग। अगर आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ SN1 भी हाई होगा और रेट ऑफ SN2 भी हाई होगा, इजंट इट? क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस BR को निकालना। तो अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो SN1 भी अच्छा होगा और SN2 भी अच्छा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि SN1 और SN2 दोनों में ही क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके बाद निकल आता है। क्लियर? बात समझ में आती है? तो अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ SN1 भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ SN2 भी ज़्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर देखते हैं, फोर्थ फैक्टर, फोर्थ फैक्टर क्या होगा आपका? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है SN1 होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X एंड CH3, CH2, CH2X। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में रेट ऑफ SN2 बताना। बताइए रेट ऑफ SN2। मैंने क्या बताया था आपको? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट और रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा। ये बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। सिंस पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट और ट्रांजिशन स्टेट, so presence of electron withdrawing group stabilizes कार्बोकेटायन। मतलब अगर आपका नॉट कार्बोकेटायन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ट्रांजिशन स्टेट पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा होता है, एक्स नेगेटिव फॉर्म में जा रहा होता है, तो ओवरऑल चार्ज ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है तो SN2 का रेट फास्टर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो SN2 का रेट फास्टर होगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सा है? ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आपके न्यूक्लियोफाइल और एक्स दोनों है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक्स यहाँ से बाहर, एक्स यहाँ से जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड में रेट किसका होगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, दिस इज रेट ऑफ SN2। आंसर बताइए। सेकंड में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसका ज़्यादा होता है, राइट? तो हम लोग रेट ऑफ SN2 बोल रहे हैं। थर्ड में बताइए, थर्ड में NO2 और F माइनस आई कौन ज़्यादा अच्छा करेगा? NO2 हो जाएगा। मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फास्टर विद द SN, more the electron EWG,
more will be the rate of SN2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन दोनों बताइए कि रेट ऑफ SN1 किसमें अच्छा होगा, रेट ऑफ SN2 किसमें अच्छा होगा। रेट ऑफ SN2 किसमें अच्छा होगा, रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2। बताइए रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2। which will have faster rate of SN2 out of these two। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को, वॉइस आ रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में अगर यहाँ पे रेजोनेंस बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, ऐसा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, PDCH पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ये लोन पेयर क्या इस डबल बेंजीन के डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है, नहीं। इस पार्शियल डबल बॉन्ड से क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के हैलोजन को बाहर निकालना। तो कौन से केस में हैलोजन ज्यादा इजीली बाहर निकलेगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड है या जिसमें डबल पार्शियल डबल बॉन्ड। इजीली क्योंकि हमारा टारगेट हैलोजन, जब हैलोजन निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। हमारा टारगेट इस हैलोजन को बाहर निकालना, किसमें ज्यादा इजी है हैलोजन को बाहर निकालना, फर्स्ट वाले में ज्यादा इजी, क्योंकि सेकंड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और ये अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से Cl को निकालना डिफिकल्ट है। बात समझ में आती है नहीं, क्योंकि जब आप इसका रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा ही बनता है कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये माइनस चार्ज होता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा होता है। यहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ SN2 किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, और रेट ऑफ SN1 किसका ज़्यादा होगा। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, पहले वाले में कार्बोकैटायन ये बनेगा, रेजोनेंस होगा। दूसरे वाले में कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो लेस स्टेबल होता है, इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सेकंड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस। सेकंड वाले में उल्टा इफेक्ट लगता है, sp2 डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो 1 और 2 में 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, SN1 और SN2 दोनों ही 1 के ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, 1 का ज़्यादा होगा, 1 का रेट ऑफ SN1 ज़्यादा होगा, 1 का रेट ऑफ SN2 भी ज़्यादा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, बताइए समझ में आ रहा है। SN2 में पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। हाँ बताइए। सर SN2 में पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। क्या बहुत ज़्यादा वॉइस में बहुत हैवी वॉइस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। SN2 वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, हमारा टारगेट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या है? हमारा टारगेट है Cl को बाहर निकालना। Cl का प्लस एम बहुत कम होता है, Cl का प्लस एम बहुत कम होता है। नहीं, हमें हमारा टारगेट है Cl को बाहर निकालना ना। Cl का प्लस एम बहुत कम होता है, तो उससे क्या होगा, प्लस एम क्यों देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा ना, यहाँ पे, और इस Cl को बाहर निकालेगा। क्या ये Cl इतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा ना। अनम्यूट करके बताओ क्या बोल रहे हो।
डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आएगा या नहीं? इसमें तो कोई डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये प्योर सिंगल है ना, ये जो है ये प्योर सिंगल है, ये प्योर सिंगल। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होगा, प्योर सिंगल या पार्शियल डबल बॉन्ड? प्योर सिंगल को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है ना, तो इसलिए फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा बोला, ठीक तो बोला है, फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा बोला क्योंकि सीएल फर्स्ट वाले में ज़्यादा निकल रहा है, सेकंड वाले में सीएल निकलने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है। क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, बात समझ में आया नहीं? ठीक है, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl दिया हुआ एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसे बताइए रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN, बताइए। यहाँ पे Cl का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा इसमें, तो Cl को निकालना यहाँ पे मुश्किल होगा। बट यहाँ पे जो Cl का लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में तो है नहीं, मतलब कौन से Cl को निकालना ज़्यादा ईजी होगा, सेकंड वाली, ये प्योर सिंगल है, सेकंड का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। और अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बोकेटायन किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाले का, फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों में ही सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट आ रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है SN2 के ऊपर CH3Cl है, CH3Cl का रिएक्शन NaCN से करना है, यहाँ पे आपको पूरा बताना है। तो NaCN में अगर हम देख सकते हैं Na प्लस Cn माइनस, मतलब Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा, बताइए। यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। कैसे आपको पता चला, क्योंकि CH3 प्लस ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री भी नहीं है। मिथाइल कार्बोकेटायन में क्या कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है, या कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह होगा, नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल है, तो 1 डिग्री में हमेशा SN2 ही होता है, 1 डिग्री डेफिनेटली SN2 रिएक्शन होगा। और SN2 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Cl की जगह पे Cn आ जाएगा, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, Cn माइनस से अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, एक ही स्टेप पर रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ पे कोई RS की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब कायरल सेंटर तो है नहीं, तो RS की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऐसा लिखते हैं हम लोग PHHID, इसका रिएक्शन हम लोग NaSH से करना है, NaSH। SH माइनस एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SH माइनस, नोट दैट, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए, SH माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक, फ्रंट साइड या बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करके आई को बाहर निकाल देगा, आई को बाहर निकाल देगा तो इस साइड SH आ जाएगा, यहाँ पे आई तो बाहर निकलेगा, H की दूसरी साइड में चला जाएगा, अगर पीएच हो जाएगा डी हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड, SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होता है क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान ली सपोज ऐसा है HBr, सी द पोजीशन ऑफ H, पहले H लेफ्ट था, अब ये किधर हो गया, राइट हो गया। बात समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, H पहले लेफ्ट था, राइट में क्यों चला गया, क्योंकि बैक साइड अटैक। Ne, इधर आपका होगा Ne2, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं NaCl से।
NaCN से करो। CN माइनस भी बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगी, प्रोडक्ट बताना है आप। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका CN। CN माइनस किधर अटैक करेगा, बैक साइड, बैक साइड अटैक करेगा, ऐसे Br को बाहर निकाल देगा। H की पोजीशन देखना आप, पहले H लेफ्ट था, अभी राइट चला जाएगा और Br के जगह CN आ जाएगा, बट CN जो आया वो बैक साइड से आया है, मतलब जिस साइड Br है उसी साइड से CN नहीं आता है, बैक साइड से CN आता है, क्योंकि इसके पीछे ABMO होता है और ABMO में भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बात क्लियर है नहीं। सी द पोजीशन ऑफ CN, सी द पोजीशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और H की पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ बताइए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। HBr PHME ये हमने लिया, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। एक बार OH माइनस NaOH DMSO सॉल्वेंट, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और एक बार हम लोग इसका रिएक्शन करा है एक्वस NaOH। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। बताइए फर्स्ट वाला कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट किस टाइप का रिएक्शन, SN1 या SN2। सीधे सॉल्वेंट DMSO कैसा होगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट PASN, पीएस के प्रेजेंस से SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, किसका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से, Br को बाहर निकालेगा। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बन गया प्रोडक्ट। सेकंड रिएक्शन कैसा होगा, एक्वस का मतलब क्या, वाटर, वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, पीएस होता है, PPS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस से कैसा रिएक्शन, मतलब फर्स्ट वाला रिएक्शन SN2 है, सेकंड वाला रिएक्शन SN1 है। कैसे कैसे पहचाना हमने, हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दिस, बाय द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो एक्वस के प्रेजेंस में आपका SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकेटायन बनेगा, Br निकला, कार्बोकेटायन बनेगा। क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH माइनस। तो कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, OH माइनस टॉप साइड या बॉटम साइड, दोनों साइड से अटैक करते, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 50-50 दोनों के चांसेस, हो सकता है ऊपर से अटैक करे, हो सकता है नीचे से अटैक करे। यहाँ पे चांसेस कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब नीचे वाले में 2 प्रोडक्ट, सेकंड वाले रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट। और दोनों में क्या रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इनैंशियोमर। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है डिफरेंस। इसको हम लोग DL मिक्सचर भी बोलते हैं, DL मिक्सचर, DL मिक्सचर भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए क्या होगी, ये कैसा है, R है या फिर S है, 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, कैसा हो गया ये R है आपका, ये कैसा होगा 1 2 3 4, ये S हो गया C, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया ना। तो SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया होगा आपको, स्टेटमेंट दिया होगा कि SN1, हाँ ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है, संजय ऑलवेज नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्जन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में होता है, तो हम लोग इन्वर्जन ही मानेंगे।
कुछ एक दो रेयर केसेस होते हैं जिसमें नहीं होता, उसको इग्नोर करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। SN1 इन SN1 रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ऐसे आपको ट्रू फॉल्स मिल सकता है। ट्रू फॉल्स इस तरह से मिलेगा आपको, इन SN1 रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। Racemization takes place, whereas in SN2 inversion takes place. Is it correct statement? In SN1 racemization takes place, whereas in SN2 inversion takes place. Right? ऐसा बोल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। NaSH DMSO और यहाँ पे आपका वाटर एसीटोन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है? यहाँ पे दोनों में आपको प्रयोग बताना है। फर्स्ट रिएक्शन DMSO, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट SN2। एक तो सॉल्वेंट से पहचान सकते हैं, दूसरा एसएच माइनस। अभी मैंने बताया था एसएच माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से एसएनपी होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? क्या यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन वगैरह बनता है? कुछ नहीं, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। बीआर हटा के यहाँ पे आप एसएच लगा, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता। बीआर हटा के यहाँ पे एसएच आ जाता है। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाला कैसा रिएक्शन है? वाटर है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन। तो यहाँ एसीटोन क्या कर रहा है? क्या यहाँ पे एसीटोन सॉल्वेंट है? नहीं, एसीटोन को हमने फ्यू ड्रॉप्स डाला है। क्यों डाला फ्यू ड्रॉप्स? क्योंकि जो आपका एल्काइल होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता, डिजोल्व करने के लिए। इसका काम अलग है, इसका काम है जस्ट टू डिजोल्व RH इन वाटर। एसीटोन सॉल्वेंट डू नॉट कंफ्यूज। आप बोलेंगे सर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो टेस्ट पहचान। यहाँ पे एसीटोन का काम सिर्फ डिजोल्व करना है, सॉल्वेंट नहीं है। एसीटोन इज नॉट सॉल्वेंट। एक्सेस अमाउंट में लिया है, वाटर है। वाटर को देखिए आप, एसीटोन को। ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में क्या होगा? क्या यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनेगा या फिर कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा? बताइए। डिफरेंट बनेगा, राइट। इसमें क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे Br निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बना। अब क्या होगा? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इज देयर एनी चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट? 1 डिग्री, यहाँ पे जाएगा 3 डिग्री, राइट। 1 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक बार जब 3 डिग्री बन गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल कौन है बताइए? न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? वाटर। न्यूक्लियोफाइल है वाटर। वाटर है, वाटर एसीटोन न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे वाटर अटैक करेगा और वाटर क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर देगा। ऑप्शन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? एक H+ निकल जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इज इट क्लियर? SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन में किया EtO माइनस Na प्लस सोडियम इथॉक्साइड एसीटोन। नेक्स्ट इसका रिएक्शन किया हमने इथेनॉल से। इससे प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बताना है। सोडियम इथॉक्साइड से एक बार रिएक्शन किया, एक बार इथेनॉल से रिएक्शन। इथेनॉल और सोडियम इथॉक्साइड में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इथेनॉल न्यूट्रल है, मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से SN1 होता है। इथॉक्साइड कैसा है इथेनॉल के कंपैरिजन में? नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस से क्या होता है, SN2 होता है। बात समझ में आ गया? बताइए तो कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, कैन यू आइडेंटिफाई दैट? फर्स्ट आपका कैसा होगा, SN2, सेकंड कैसा होगा, इथेनॉल। इथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल, अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकंड SN1। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी? अब प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताइए। फर्स्ट में क्या कर रहा है, SN2, SN2 में कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट Br हटा के यहाँ पे इथॉक्साइड ले आना है। Br यहाँ से हटा दो, आप यहाँ से Br हटा दो और ये न्यूक्लियोफाइल लगा दो, यही करना है ना। इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो होता नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता तो डायरेक्ट लगा दो। SN1 में क्या होगा, SN1 पहले कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? हाँ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, एक बार क्या होगा, इनटू हाइड्राइड शिफ्ट होगा, बन गया। फाइनली ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद इथेनॉल अटैक करेगा, इथेनॉल, इथेनॉल अटैक करेगा। इथेनॉल जब अटैक करेगा, इथेनॉल अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बावला हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा, H प्लस यहाँ से निकाल देगा, H प्लस निकालने के बाद OET आएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा लिखते, OET को ऐसा लिखते, OET। चेक कर लीजिए समझ में आ रहा है क्या? तो सेकंड वाले में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बना है, रीअरेंज प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले में कोई रीअरेंज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, HBr, फिर आपका HDNA, NaOH, एसीटोन, और सेकंड है आपका एक्वस NaOH। तो बताइए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सेकंड वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑल्सो नंबर। फर्स्ट रिएक्शन कैसा है आपका, एसीटोन लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2। सेकंड कैसा है, एक्वस SN1। SN2 रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, SN2 रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा, राइट या लेफ्ट बताइए। न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा, राइट या लेफ्ट? Br निकलेगा, क्योंकि हमें पता है बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है तो लेफ्ट आएगा न्यूक्लियोफाइल। और जो H था पहले लेफ्ट था वो राइट पहुंच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? जो H आपका लेफ्ट था वो राइट पहुंच गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल H की जगह पे आ गया ना। दो दो स्पीसीज एक ही जगह पे तो नहीं हो सकते ना, H की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया तो H को दूसरे साइड में जाना पड़ा, राइट। मुझे बताना क्या यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, क्या नीचे वाले कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस आएगा? वहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। वो मान लीजिए पहले R था तो अभी भी R ही रहेगा ना, तो वहाँ पे तो रिएक्शन नहीं हुआ। ऊपर वाला अगर R था तो ये S हो जाएगा, ये बात समझ रहे हैं ना? अगर ऊपर वाला अगर R था तो ये S हो जाएगा रिएक्शन के बाद। बट नीचे वाला जो कायरल सेंटर अगर R था तो R का R है, क्योंकि नीचे वाले कायरल सेंटर में तो रिएक्शन ही नहीं है, वहाँ पे तो अटैक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड में बताइए, तो यहाँ पे इसका मतलब SN2 रिएक्शन हो रहा था इसलिए 1 प्रोडक्ट बना। सेकंड में SN1 रिएक्शन हो रहा है, कायरल सेंटर है, SN1 रिएक्शन हो रहा है, कायरल सेंटर है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे।
दो प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, आए सारे आप सभी। तो पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लीजिए। कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा आपका? CH प्लस HDN। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। ये आपका क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे और व्हाट विल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स? कैन यू टेल मी व्हाट विल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स? डायस्टोमर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। OH HD। नीचे वाले कायरल सेंटर का जो कॉन्फिगरेशन है कांस्टेंट रहेगा, रिटेन्ड रहेगा। ऊपर वाले कायरल सेंटर का OH आपका लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, क्योंकि ये था आपका प्लेनर था। प्लेनर था तो ऊपर नीचे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बट नीचे वाले कायरल सेंटर की स्टेबिलिटी फिक्स रहेगी। ये दोनों आपस में तो मिरर इमेज नहीं है ना, लेकिन नीचे वाला तो फिक्स है, मिरर इमेज नहीं है ना। मिरर इमेज नहीं है तो डायस्ट्रोमर बनेगा। एक कायरल सेंटर की स्टेबिलिटी चेंज हो, दूसरे फिक्स रहे तो उसको डायस्ट्रोमर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ऊपर वाला एक प्रोडक्ट बनेगा और नीचे वाले में आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, टू प्रोडक्ट्स बनेंगे। रिलेशन क्या होगा? डायस्ट्रोमर। क्लियर है? सर OH माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीक? OH माइनस आपका, OH माइनस यहाँ पे दोनों ही तरह से बिहेव करता है। ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। जब आप सॉल्वेंट से डिसाइड करेंगे। OH माइनस मॉडरेट कैटेगरी का होता है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना ही ज़्यादा वीक होता है। SH माइनस वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। OH माइनस सॉल्वेंट के ऊपर डिसाइड होता है, फिर दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है OH माइनस। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ऐसे केस में जब आपको कंफ्यूजन होगा कि OH माइनस कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे केस में सॉल्वेंट के ऊपर रिलाई करेंगे, हम लोग सॉल्वेंट देख के आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे एक्वस था, एक्वस का मतलब SN1, और एसीटोन है तो SN। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। CH2Cl, यहाँ पे आपका Br लगा, इसका रिएक्शन कर रहे हैं K प्लस SH माइनस TMSO। फिर बताना आप। यहाँ पे आपको पूरा बताना। बताइए, यहाँ पे दो हेलोजेंस है, एक Cl है एक Br है, कौन सा हेलोजन निकलेगा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा? न्यूक्लियोफाइल will attack on first halogen, that is chlorine, और न्यूक्लियोफाइल will attack on second halogen, that is Br। बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन से हेलोजन पे अटैक करेगा? Cl। Why Cl? Why not on Br? Br पे अटैक है तो Br निकल जाएगा, Br पे क्यों नहीं अटैक करेगा? नहीं, Br पे क्यों नहीं अटैक करेगा? हाँ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर अभी बताया था ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्योंकि Br का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, PDCH, और ये कैसा होगा? ये प्योर सिंगल है। तो कौन सा हेलोजन ज्यादा इजीली निकल सकता है? कौन सा हेलोजन ज्यादा इजीली निकलेगा, Cl या Br? कि Br का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, निकलना मुश्किल होगा, तो Cl पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो Cl पे अटैक करेगा। और रिएक्शन कैसा है? SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, DMSO पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे CH2Cl की जगह पे SH आ जाएगा, Br IGT रहेगा। Br नहीं निकलेगा, क्यों? Br क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि Br डबल बॉन्ड से एक तरह से कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है इसमें? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रही बात?
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पे इतना ज्यादा नहीं रिलाई करेंगे, क्योंकि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखते हैं। अब यहाँ बी आर माइनस और सी एल माइनस में बहुत ज्यादा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का डिफरेंस नहीं है। जब दो चीजें आ जाती है तो दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, वही डिसाइड करेगा ना। अब जैसे कई सारे फैक्टर्स आ गए तो उनमें से कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है डबल बॉन्ड का टूटना। डबल बॉन्ड का टूटना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लीव कैसे करेगा, ये आप बोल रहे कि इसका लीविंग ग्रुप अच्छा है। लीव तो तभी करेगा जब बॉन्ड टूटेगा ना। जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो लीव कैसे करेगा। बी आर लीव तो तब करेगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले बी आर का निकलने तो दो। जब बी आर निकलेगा ही नहीं तो लीव करा के क्या करोगे, कैसे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखेंगे। और फिर डबल बॉन्ड नहीं निकलेगा। आप यहाँ पे बताइए सेकेंड वाले में। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसा लिख लें कि एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक हैलोजन एंड दिस इज एलिफैटिक हैलोजन। बोल सकते हैं एलिफैटिक हैलोजन का मतलब पहले CH2 आया उसके बाद हैलोजन था, इसलिए इसको एलिफैटिक हैलोजन। और यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हैलोजन तो एरोमेटिक हैलोजन। एरोमेटिक हैलोजन एंड एलिफैटिक हैलोजन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एलिफैटिक हैलोजन पे अटैक होता है, एरोमेटिक हैलोजन यहाँ से लीव नहीं करता। दैट इज कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। व्हाट विल प्रोडक्ट एंड व्हाट विल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट विल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्या इसमें आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। कहाँ पे अटैक करेगा। will it attack on Cl nucleophile? Nucleophile will not attack here. It will attack on carbon. कार्बन को अटैक करेगा। और अगर Br ऊपर है तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा। अगर Br ऊपर साइड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किधर होगा, नीचे होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करता है, मतलब यहाँ पे जो SH माइनस किधर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। नीचे से अटैक करेगा, राइट। और इस Br को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो नीचे जो हाइड्रोजन है, अभी यहाँ पे देखिए नीचे हाइड्रोजन है, डाउन द प्लेन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जगह पे एसएच आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन किधर जाएगा, हाइड्रोजन को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जगह पे एसएच आ गया। बात समझ में आ रही है ना। तो हाइड्रोजन की जगह पे तो एसएच आ जाएगा। और एमी तो इन द प्लेन है, एमी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन की जगह पे एसएच आ गया। हाइड्रोजन जो नीचे था वो ऊपर एवर द प्लेन चला गया। देखिए यहाँ पे सीधा स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजन पहले नीचे था वो ऊपर आ गया। और Br ऊपर था तो नीचे से अटैक किया। 180 डिग्री पे अटैक होता है। 180 डिग्री पे अटैक होता है एसएच का। बात समझ में। देखिए बॉन्डिंग के जस्ट पीछे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है, तो अगर Br ऊपर था तो 180 डिग्री पे SH माइनस अटैक करेगा, नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री आप सभी को। तो इसी में से आपको कुछ ऐसा 4 ऑप्शन से मिल सकता है सी, और आपका ऊपर SH कर देता, ठीक है, SH को ऊपर कर देता, हाइड्रोजन को नीचे कर देता, ऐसा आपको ऑप्शंस मिल सकते थे। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। आपका क्लास कितने बजे से है, कितने बजे तक का बताइए। क्लास कितने बजे तक आपका। 6-5 तक। 6-5 तक, ठीक है। हमने SN2 रिएक्शन, कल आपका एक और टॉपिक करेंगे, फिर SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SNI रिएक्शन करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल इसमें करेंगे, देन SNI रिएक्शन। आप होमवर्क सॉल्व करना। होमवर्क आपका होगा SN2 रिएक्शन स्टार्टिंग कौन सा है आपका, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन सी है क्या। क्वेश्चंस ऑफ
स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस है वो आप कर लें। आदेश, ठीक है, बात समझ में आ गई आप? हाँ, अभी बताइए कोई प्रॉब्लम है SN2 रिएक्शन में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ, कोई अगर क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लें। लास्ट वाले का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है?